कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि वो ग्रेट जनरल था जिसने कि अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में शांति फैला दी। शांति फैला देने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने यूरियम नाम के पर्सन को राइटियस एम्परर बना दिया और उसके जो 6 मार्शल आर्ट मास्टर साथी थे उन्हें चेकिंग के रूप में ओनर किया और जो कि यूरियम के पिलर के तौर पर काम करेंगे। फिर हमें कुछ समय बाद एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जिस बैटलफील्ड के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घायल अवस्था में पड़ा होता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए खड़ा होने की कोशिश करने लगता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वही 6 किंग्स आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन 6 किंग्स से कहता है कि क्या तुम ही वो लोग हो जिसने कि हमें धोखा दिया है। जिस बात को सुनने के बाद उस 6 किंग में से एक किंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ग्रेट जनरल अब जाने का समय आ चुका है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर चिल्लाते उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे बारे में भूल चुके हो, मैं तुम्हारा साथी हूँ सन ह्यून। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर खड़ा होने लगता है लेकिन उसका जो एक पैर होता है वो कट चुका होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और जो शॉर्ट किंग होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जरा तुम अपनी कंडीशन को देखो, आखिर तुम क्या सोचते हो कि आखिर इस कंडीशन में तुम क्या पा सकते हो, इसीलिए ज्यादा नखरे मत करो, चुपचाप से मारे जाओ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो शॉर्ट किंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद जो शॉर्ट किंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि इम्पॉसिबल है। और जो दूसरा किंग है वो कहता है कि इसकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से आखिर इतने ज्यादा पावर को कैसे रिलीज कर सकता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर 6 किंग से कहता है कि मैं इस दुनिया को तुम जैसे गद्दारों के सहारे नहीं छोड़ सकता, अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इनकारनेट का फाइनल डांस, डांस ऑफ इनकारनेशन। और हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी ज्यादा पावर और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने के बाद जो दूसरा किंग है वो शॉर्ट किंग से कहता है कि सिर्फ एक सिंगल बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को पोजेस करके रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ग्रेट जनरल को मार सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो शॉर्ट किंग है उसे कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि उसे जो नाम मिला है मार्शल गार्ड उसके ऊपर बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि इतने ज्यादा खराब कंडीशन होने के बावजूद भी उसने सेज रिलम के जो कल्टीवेटर से उन्हें भी टेंशन में ला दिया। मैं ये सब कह तो रहा हूँ लेकिन उसकी जो बॉडी उसके साथ नहीं देगी, क्योंकि उसकी जो बॉडी की कंडीशन है काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बस आधा दिनों तक ही जिंदा रह सकता है। क्या वो आधे दिन में हम 6 किंग को हरा भी पाएगा। लेकिन मुझे इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए और मुझे फोकस रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हम में से किसी न किसी को तो अपने साथ लेकर ही जाएगा। और हमारा जो मेन कैरेक्टर चिल्लाती है उन लोगों से कहता है कि चलो आओ मैं तुम सब लोगों का सामना करूंगा। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि अभी के समय के लिए अगर तुम मेरे साथ होती तो मेरी जो ताकत है और भी ज्यादा बढ़ जाती, आखिर तुम कहाँ पर हो। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी पीछे से कोई आकर हमारे मेन कैरेक्टर के सीने के आर पार अपनी शॉट कर देता है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और जिसने हमारे मेन कैरेक्टर के सीने के आर पार अपनी शॉट की होते है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चुपके से इतने ज्यादा पावरफुल हमले करने के बावजूद भी तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। जिस आवाज को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि ये आवाज तो मुझे सुनी हुई लगती है। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ देखता है तो वहां पर यूरिन होता है। ये वही यूरिन है जिसे कि हमारे मेन कैरेक्टर ने राइटियस एम्परर बनाया होता है। और जो यूरिन है वो मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। यूरिन को वहां पर देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक चुका होता है, उसे अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता और कहता है कि यूरिन तुम भी इनके साथ शामिल हो। उसके इतना कहने के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है। फिर जो यूरिन है वह हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उससे कहता है कि तुमने मुझे एक एम्परर तो बना दिया जो कि पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा, लेकिन मेरे ऊपर भी एक चीज है जिसे कि गॉड कहते हैं, मार्शल आर्ट का गॉड। लेकिन आज जो मार्शल आर्ट का गॉड का एरा है वो खत्म होने वाला है। और जब मार्शल आर्ट गॉड का एरा खत्म होगा तब सिर्फ एक ही एम्परर बचेगा और वो मैं हूँगा, जो कि होगा
ट्रू एम्परर। यूरिन की सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर खांसते हुए और दर्द में कराते हुए यूरिन से कुछ कहने वाला होता है, जिस चीज को देखने के बाद जो यूरिन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दर्द में हो, चलो आज मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर देता हूँ। इतना कहने के बाद जो यूरिन है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि न सिर्फ उन साथियों ने मुझे धोखा दिया जिन पर मैंने भरोसा किया था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यूरिन तुम भी उनका साथ दोगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अभी भी इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। और इसी के साथ में जो यूरिन है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करके उसे वहीं पर जान से मार देता है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह पर अपनी आंखें बंद कर लेता है, वैसे हमारा मेन कैरेक्टर किसी और जगह पर अपनी आंखें खोल लेता है। जिस जगह पर आंखें खोलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये जगह कौन सी, यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा और काफी ज्यादा गर्मी है, क्या पर्गेटरी या फिर मेरी सफरिंग हो सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जिस जगह पर होता है उस जगह पर पानी होता है, जिस पानी को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शक्ल को पानी में देखता है तो उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है और अपनी शक्ल को देखते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या ये बच्चा मैं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर को बाहर से किसी के बात करने की आवाज आने लगती है, जिस आवाज को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है कि बाहर की तरफ कोई है। और हमें बाहर की तरफ दो गार्ड्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक गार्ड कहता है कि हम तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा वाला गार्ड है पहले वाले गार्ड से कहता है कि लेकिन जिंदा बच्चे को उबालना ये कुछ ज्यादा ही हो चुका है, सच में इस पैलेस का जो लॉर्ड है उसके पास दिल नहीं है। अगर इस पैलेस लॉर्ड के पास थोड़ी सी इंसानियत होती तो अपने बच्चे को इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल नहीं करते। और हमें अंदर की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि मेरी बॉडी छोटी होने की वजह से इस जगह पर से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है उसके सीलिंग के ऊपर एक काफी बड़ा होल है, जैसे कि ये कोई जैंट कोल्ड ड्रिंक हो। और इसके अलावा ये गर्मी, इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे जिंदा ही उबाल रहे हैं, क्या ये फिर से मैं ही हूँ। लेकिन तभी उस भट्टी में जो आग लगी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका कि एहसास हमारे मेन कैरेक्टर को भी हो जाता है, क्योंकि वो आग बढ़ने की वजह से अंदर की तरफ जो हीट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को सांस लेने में भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जो मेन कैरेक्टर मरने से पहले ही बेहोश हो जाएगा। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर अपनी आंखें बंद करने लगता है, कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कोई आवाज लगाता है, जिस आवाज को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। जल्दी से जब वो सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर खड़े होते हैं, जिन्हें अपने सामने देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि मास्टर मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जो इनकारनेट फ्लेम डांस है वो इनकारनेशन का डांस है, जहाँ पर फ्लेम्स होती है वहां पर कोई ना कोई अवतार जन्म लेता है। और ये जो जगह है पूरी तरह से फ्लेम से घिरी हुई है। और आखिर तुम किसका इंतजार करो, ये जो है वो इनकारनेट का स्टेज है, जल्दी से नाचो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन वो जल्दी से खड़ा होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल सही कहा, मुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर मैं इस लड़की के बॉडी में क्यों हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जब तक कि मुझे धोखा दिए हुए लोगों को मैं नहीं मारता तब तक मैं नहीं मरूंगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर भट्टी के अंदर इनकारनेट फ्लेम डांस करना शुरू कर देता है। फिर हमें भट्टी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इतने बड़े हुए आग को देखने के बाद वो दोनों जो गार्ड्स है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तभी हमें उस दरवाजे के पास एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि चुपके से सारी चीजें देख रहा होता है। लेकिन तभी हमें उस भट्टी की फ्लेम को दिखाया जाता है जो कि ब्लू से हरी हो जाती है, यानी कि उसकी जो पावर को या फिर हिट को बढ़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो जो पर्सन है काफी ज्यादा चौंक जाता है। जल्दी से हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेते हुए अंदर आ जाते और उस पर्सन को वहां पर देखने के बाद वो दोनों गार्ड्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और उनमें से गार्ड कहता है कि जरा उधर की तरफ देखो, वो जो कोर्ट फिजिशियन है वो यहाँ पर आ रहे हैं। फिर हमें कोर्ट फिजिशियन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदासी से उस भट्टी की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि उस जो कोर्ट फिजिशियन है उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर को 15 साल से संभाला होता है, जिसकी वजह से जो
कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बच्चे जैसा मान रहे होते हैं, लेकिन जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते, जिस बात का उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास होते हैं, वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से उन दोनों गार्ड्स की उन्हें आवाज आने लगती है, जहाँ पर वो गार्ड्स कह रहे होते हैं आखिर वहां पर देखो, आखिर वहां पर क्या हो रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जब कोर्ट फिजिशियन काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उस भट्टी के नीचे जो फ्लेम्स लगी होती है वो जो फ्लेम्स है वो धीरे धीरे कर ऊपर की तरफ जाकर एक जो फ्लेम ड्रैगन है उसका रूप ले लेते हैं, जिसे देखने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर हमें अंदर की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी फ्लेम डांस कर रहा होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से फ्लेम डांस करता हुआ देखकर जो मास्टर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहते कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ फ्लेम डांस करूंगा। इतना कहने के बाद जो मास्टर और डिसाइपल है वो दोनों ही वहीं पर फ्लेम डांस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर से ब्लू कलर की फ्लेम्स को या फिर ऑरा करो वो बाहर निकलने लगता है, और धीरे धीरे कर उन दोनों का जो ऑरा है इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जो ऑरा है वो भट्टी से भी बाहर निकलने लगता है। इतनी ज्यादा पावरफुल फ्लेम को या फिर ऑरा को बाहर निकलता हुआ देखकर जो बाहर खड़े हुए दोनों गार्ड से काफी ज्यादा चौंक जाते हो, इतना ज्यादा डर जाती कि वहीं पर ही नीचे बैठ जाते और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। और जो पहला वाला गार्ड है वो कहता है कि मैंने इस जैसी चीज कभी भी नहीं देखी। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा वाला गार्ड है वो पहले वाले गार्ड से कहता है कि तुम 15 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो लेकिन तुमने इस जैसी चीज नहीं देखी। जिस बात को सुनने के बाद जो पहला वाला गार्ड है दूसरे वाले गार्ड से कहता है कि इस चीज को मैंने अपने आंखों से देखा है, लेकिन अगर मैं इस चीज को वो बहुत दूसरे लोगों को बताऊंगा तो तुम ही मुझे बताओ कि आखिर मेरे बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा। जरा तुम सामने की तरफ देखो, उन फ्लेम से एक ड्रैगन बना है जो कि झटपटा रहा है, और हमें कोर्ट फिजिशियन को भी दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक चुके हो, तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर सामने की तरफ क्या चल रहा है। कि तभी हमें उस भट्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि दरारें पड़ रही होती है, जिसे देखने के बाद वो दोनों ही गार्ड्स काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते कि तो भट्टी टूट रही है, जल्दी से पीछे हट जाओ। उन दोनों गार्ड्स के इतना कहने के साथ वो जो भट्टी है उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वहां पर पूरी तरह से धुआं धुआं हो जाता है। और जब कोर्ट फिजिशियन अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो हमें उस भट्टी का हल दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो उस भट्टी के अंदर से हमारा जो मेन कैरेक्टर बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन काफी ज्यादा चौंक जाता है, और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लुक देते हुए बाहर आता है, और उसके अंदर से अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को सही सलामत देखने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और हमारे मेन कैरेक्टर के यंग मास्टर कहते हैं उसकी तरफ जाने लगता है, और हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि मौत की गहराई से आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से कहता हुआ देखकर जो कोर्ट फिजिशियन और जो दोनों गार्ड्स है वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है उसकी जो बॉडी उतनी ज्यादा पावर को झेल नहीं पाती, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से बेहोश होता हुआ देखकर जो कोर्ट फिजिशियन काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें कोर्ट फिजिशियन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने रूम में लेकर आकर उसका इलाज कर दिया होता है। उसका इलाज कर देने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो कहता है कि वो डिहाइड्रेशन और थकावट की वजह से बेहोश हो गया था, इसके अलावा इसके ऊपर किसी भी तरह की इंजरी नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि उन फ्लेम्स की वजह से जो हड्डियां वो भी पूरी तरह से गल जाती है, फिर भी इसे अभी तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ है। जो कोर्ट फिजिशियन है वो ये सब कह रहा होता है कि तभी वहां पर दो गार्ड्स आते हुए कोर्ट फिजिशियन है उसे कहते हैं कि जो पैलेस लॉर्ड है वो आपको अर्जेंटली अपने पास बुला रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या पैलेस लॉर्ड मुझे बुला रहे, ठीक है मैं आऊंगा। इतना कहने के बाद जो फिजिशियन और जो दोनों गार्ड्स है वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें एक असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि उसी रूम में छुपा होता है। उनके जाने के बाद जो असिस्टेंट है वो नीचे उतर आता है। नीचे उतर आ जाने के बाद वो जो है वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के करीब जाकर अपने पास से एक पॉइजन की बोतल निकालकर उस पॉइजन को हमारे मेन कैरेक्टर को पिला देता है। उस पॉइजन को हमारे मेन कैरेक्टर को पिला देने के बाद जो असिस्टेंट है वो इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि उसे किसी ने भी नहीं देखा है ना ये कंफर्म कर रहा होता है। कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको कि इस पॉइजन पीने की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा दर्द में और इतना ज्यादा कराते हुए देखकर भी उस असिस्टेंट को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम्हें तुम्हारे मदर को ब्लेम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब सन के लॉ के हिसाब से हो रहा है। इतना कहने के बाद जो असिस्टेंट है वहां से चला जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कोर्ट फिजिशियन है वो वापस आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखते हैं तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है नीचे पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद जो
कोड फिजिशियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर की फिक्र करते हुए तेजी के साथ उसकी तरफ जाने लगते हैं। और जो कोड फिजिशियन है जल्दी से जाकर हमारे मेन कैरेक्टर को उठाकर उन्हें जगाने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसकी नज़र हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से बहने वाली खून की तरफ पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को किसी ने पॉइजन खिला दिया है। फिर जो कोड फिजिशियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर को उठाकर जो बेड है उसके ऊपर रखने लगता है और रखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि काफी सारे लोग यंग मास्टर से नफरत करते हैं, लेकिन कोई भी पॉइजन सोलर हट के लिए सिर्फ एक कड़वी दवा जैसा है। इतना कहने के बाद जो कोड फिजिशियन है वहां से जानने लगते हैं ताकि वह हमारे मेन कैरेक्टर के मेडिसिन में कुछ बदलाव करे, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर उठकर खड़ा हो चुका होता है, बल्कि उसने अपने हाथों में एक नुकीली चीज को भी रखा होता है जिससे कि वो कोड फिजिशियन के गले में धसा रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को जागा हुआ देखकर जो कोड फिजिशियन को काफी ज्यादा चौंक जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्या तुम इतने समय से जागे हुए थे लेकिन मैंने तुम्हारे प्रेजेंस को बिल्कुल भी सेंस नहीं किया, ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। इस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा रूड अंदाज में फिजिशियन से कहते हैं कि मैं बस तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें सिर्फ जवाब देना है। जिस बात को सुनने के बाद जो कोड फिजिशियन मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी हमेशा से ऐसी थी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी कुछ समझ नहीं पाता, या फिर आपकी सोलर हट ने आपको पूरी तरह से बदल दिया है। बाय द वे तुम जो कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं सारी चीजों का सही सही जवाब दूंगा। और फिजिशियन को इतना ज्यादा मुस्कुराता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर इसके साथ क्या गलत है, वो इस सिचुएशन में भी इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहा है। और इसके अलावा इसने मुझसे कहा कि वो मेरे सारे के सारे सवालों का सही सही जवाब देगा, ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज का पहले से इंतजार कर रहा हो। और ये जो सोलर पैलेस है वो हेवनली डीमन कल्ट के 3 ब्रांचेस में से एक है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोलर पैलेस का 4th यंग मास्टर हूँ। और इसके अलावा जो कुछ भी मेरे साथ पहले हुआ है उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सोलर पैलेस का जो लॉर्ड है वही मुझे मारकर एक मेडिसिनल लिक्विड में बदलना चाहता था ताकि वो सोलर डिवाइन पिल को बना पाए। और इसके अलावा थोड़ी देर पहले मुझे जो मारने के लिए असैसिन आया था उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर मेरे पिताजी मेरा इकलौते दुश्मन नहीं है। और ऐसा लगता है कि मेरी पिछली जिंदगी में जो उथल पुथल था वो इस दुनिया में भी कंटिन्यू होगा। और स्क्वाड्रन के अंदर जो पानी जैसी चीज थी वो एक लिक्विड थी जो कि सोलर डिवाइन पिल को बनाने के लिए काम आएगी, लेकिन उस लिक्विड की वजह से मेरे अंदर सोलर हट बन गया। और फिजिशियन के हिसाब से जो पॉइजन है वो सोलर हट के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये जो सोलर हट होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है वो काफी ज्यादा स्लो होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा गर्म होता है। ऐसा लगता है कि जो सूरज है वही मेरे सीने में समा गया हो। मैंने नरक की गहराइयों से एक इनक्रेडिबल चीज को पा लिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि अभी जो साल चल रहा है वो 22वां साल है और मेरी जो मौत है वो 7वें साल में हुई थी। इसका ये मतलब है कि जो 7 गद्दार है वो अभी भी जिंदा है। मेरा जो खून है वो बदला लेने के लिए उबल रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ 15 साल का बच्चा हूँ, जिसके वजह से मुझे अलाइस की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये जो है वो दुश्मन है या फिर दोस्त है, लेकिन मुझे इसके ऊपर विश्वास करना ही होगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है अपने हाथों में पकड़े हुए नुकीली चीज को छोड़ देता है, जिसे देखने के बाद जो फिजिशियन वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर जो फिजिशियन है अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए मुस्कुरा कर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुमने ये फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या फिर दुश्मन हूँ। फिजिशियन के अंदर से किलिंग इंटेंट को रिलीज होता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी जो फिजिशियन है अपने पास एक सुई निकाल कर उस सुई से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते उसे कहता है कि अगर क्या होगा कि तुमने जो फैसला लिया है वो गलत होगा तो। और फिजिशियन को इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं घबराता, जिसे देखने के बाद जो फिजिशियन है काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी उसकी जो सुई है वो हमारी मेन कैरेक्टर के आंखों के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन जो फिजिशियन है उस सुई को वहीं पर ही रोक लेता और काफी ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर तुम मेरे हमले से क्यों नहीं बच रहे हो। फिजिशियन की बात सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर फिजिशियन से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस हमले को बिल्कुल भी डॉज नहीं करने वाला था क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि तुम्हें मुझसे कुछ तो चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जो फिजिशियन है काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, आज से तुम मुझे मास्टर कहकर पुकारना क्योंकि मैं तुम्हें सोलर हट को कैसे इस्तेमाल करना है उसका मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। हेवनली डीमन कल्ट के लाइफ और डेथ स्ट्राइक जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट टेक्निक है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि जो लाइफ और डेथ की स्ट्राइक है उसे तो हेवनली डीमन कल्ट का जो फाउंडिंग लीडर था उसने क्रिएट किया था।
ये मार्शल आर्ट टेक्निक इतने ज़्यादा पुराने होने के बावजूद भी ये मुझसे ये कह रहा है कि वो इस मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में जानता है, लेकिन बाहर से इसे देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो इतने ज़्यादा पुराने मार्शल आर्ट को जानता होगा। हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से अपने आप को देखता हुआ देखकर जो फिजिशियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि मेरी जो अपीयरेंस है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट टेक्निक के लिए सूटेबल नहीं है। हमारा जो लाइफ और डेथ की जो सोल है वो हमारे नसों के अंदर हम दोनों को इंस्ट्रक्टर और डिसाइबल के बीच में डिवाइड किया गया है। एक डिसाइपल को ढूंढकर उसे ट्रेन करना मेरा काम है और ट्रेनिंग के दौरान डिसाइपल को जिंदा रखने के लिए मैं फिजिशियन बना। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर ये ट्रेनिंग कितनी ज्यादा ब्रूटल हो गई, इसके अलावा कितने लोग हैं जिन्होंने की इस लाइफ और डेथ की स्ट्राइक को मास्टर किया है। जिस बात को सुनने के बाद जो फिजिशियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अभी के लिए कोई भी ऐसा नहीं जिसने की इस टेक्निक में मास्टरी हासिल की हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर जो फिजिशियन है वो आगे कहता है कि मैंने जितने भी लोगों को इस टेक्निक को सिखाने की कोशिश की लेकिन उनकी जो बॉडी है वो इस मार्शल आर्ट को झेल नहीं पाई। सिर्फ जो कल्ट लीडर थे उनके पास सन और मून डिवाइन कोर थे और जिन लोगों के पास सोलर हर्ट होता है वही लाइफ और डेथ की स्ट्राइक पावर को झेल सकते हैं। और यंग मास्टर जो सोलर हर्ट है वो अभी तुम्हारे सीने के अंदर धड़क रहा है और जब तुम एडल्ट बनोगे तब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि तुमने जैसे कि नया जन्म लिया हो। और जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा तब तुम क्योस इमोर्टिलिटी पिल की भी पावर को सह सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नरक से बचने के बाद मुझे इस लेजेंडरी मार्शल आर्ट सीखने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं जरूर इस टेक्निक को सीखूंगा। और जब मैं इस टेक्निक को सीखूंगा तब जिन लोगों ने मुझे धोखा दे उन्हें मैं इनकार्नेट फ्लेम डांस और लाइफ और डेथ स्ट्राइक की पावर दिखाऊंगा। फिर जो फिजिशियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि दिक्कत इस बात की है कि तुम फोर्थ यंग मास्टर हो। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर फिजिशियन से कहता है कि अच्छा तो मेरे जो 3 सबसे बड़े भाई है वही मुझे मारने के लिए असेसिन भेज रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो फिजिशियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे छोड़कर इस पैलेस के अंदर जो कोई भी हो वो तुम्हें खाना चाहता है। लेकिन तभी जो फिजिशियन उन्हें किसी तरह का एहसास होता है जिस वजह से वह हमारे मेन कैरेक्टर को भी चुप रहने के लिए कहते हैं कि तभी उस कमरे का दरवाजा खोलते हुए जो सोलर पैलेस है उसका फर्स्ट यंग मास्टर आते हुए कहता है कि मैं बस यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ कि मेरा चौथा भाई जाग गया है या नहीं। फर्स्ट यंग मास्टर को वहां पर देखने के बाद जो फिजिशियन है फर्स्ट यंग मास्टर से कहते कि आपने ये मैसेज नहीं भेजा कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो फर्स्ट यंग मास्टर फिजिशियन से कहते कि मैं अर्जेंटली मेरा जो छोटा भाई उसे देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि वो पैलेस के अंदर कुछ ज्यादा ही तबाही मचाता है। फिर जो फर्स्ट यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ब्रदर आखिर तुम मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह क्यों देख रहे हो, जरा तुम मेरे तरफ देखो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई चेन वो हूँ। फर्स्ट यंग मास्टर को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि इसका जो मुंह है वो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन उसकी जो आंखें वो कुछ और ही बता रही है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। जिस बात को सुनने के बाद जो फर्स्ट यंग मास्टर चौंकते हुए फिजिशियन से कहता है कि क्या मेरे भाई ने अपनी मेमोरी खो दी है, आखिर वो मुझे क्यों पहचान नहीं रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जो फिजिशियन है वो हमारे फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि जितना मुझे पता है उसके हिसाब से आप दोनों की मुलाकात पहली बार ही यहाँ पर हो रही है जिसके वजह से जो चौथे यंग मास्टर आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। फिजिशियन की बात सुनने के बाद जो फर्स्ट यंग मास्टर काफी ज्यादा खतरनाक से मुस्कान देते हुए कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई क्योंकि मैं आसमान में उड़ने वाले एक पंछी आखिर में फर्श पर रेंगने वाले कीड़े के ऊपर कैसे ध्यान दे सकता हूँ। और फर्स्ट यंग मास्टर को इस तरह से कहता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि जो लड़का है वो किसी सड़क के गुंडे की तरह उकसाता है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि कीड़ा कहलाने के लायक मैं नहीं बल्कि तुम हो। जिस बात को सुनने के बाद जो फर्स्ट यंग मास्टर और जो फिजिशियन है वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर फर्स्ट यंग मास्टर को और भी ज्यादा उकसाते हुए उसे कहता है कि मुझे इस बात से काफी ज्यादा हैरानगी हो रही कि कीड़े जैसा दिमाग हो जाने के बावजूद भी आखिर तुम सोलर पैलेस के फर्स्ट यंग मास्टर बनने के कैसे लायक हो। हमारे मेन कैरेक्टर के बात सुनने के बाद जो फर्स्ट यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो फिजिशियन है वो मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। फिर जो फर्स्ट यंग मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे को दबाते उसे काफी कुछ कहता है जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। बस मुझे इतना समझ में आया है कि अभी तक हमारे मेन कैरेक्टर का कोई भी नाम नहीं है जिसके वजह से जो फर्स्ट यंग मास्टर है वह हमारे मेन कैरेक्टर को अभी भी भाई भाई के करीब पुकार रहा होता है कि तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपना नाम बताता है जो कि हावियन होता है जो कि उसके पिछले जन्म का नाम होता है। जिस नाम को सुनने के बाद जो फिजिशियन काफी ज्यादा चौंक जाता है और जो फर्स्ट यंग मास्टर कहता है कि ये नाम तो नॉर्थन हेवनली ग्रेट जनरल का है।
फिर जो फर्स्ट यंग मास्टर जोर जोर से हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तो नॉर्थन हेवनली ग्रेट जनरल का नाम है, सच में तुम्हारी नीच माँ ने तुम्हें काफी ज्यादा बेहतर नाम दिया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि मेरी माँ नीच नहीं थी, हालांकि मेरा एक बड़ा भाई है जिसका कि मुंह काफी ज्यादा गंदा है। जिस बात को सुनने के बाद जो फर्स्ट यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जल्दी से अपने स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करने लगता है कि तभी पीछे से जो कोर्ट फिजिशियन है वो फर्स्ट यंग मास्टर को रोकते हुए उसे कहता है कि जो फोर्थ यंग मास्टर वो अभी भी एक पेशेंट है। जिस बात को सुनने के बाद जो फर्स्ट यंग मास्टर फिजिशियन से कहते हैं कि बच्चा हमेशा एक पेशेंट रहेगा, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, बस काफी ज्यादा मेडिसिन तैयार रखो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो फर्स्ट यंग मास्टर से कहते हैं कि या कहो कि तुम पेशेंट बनोगे, अगर तुम पेशेंट बन जाते हो तो हमारे पास काफी ज्यादा मेडिसिन होने की जरूरत है ना। और साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कोर्ट फिजिशियन कितनी देर तक फर्स्ट यंग मास्टर को रोक के रख सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बातें सुनने के बाद जो फर्स्ट यंग मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे कहने की, तुम नीच कही के। इतना कहने के बाद वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी फिर से जो कोर्ट फिजिशियन है उसे रोक लेते हैं। बार बार कोर्ट फिजिशियन को इस तरह से रोकता हुआ देखकर जो फर्स्ट यंग मास्टर शांत होते हुए कहता है कि ठीक है, जो कि कोर्ट फिजिशियन मुझे रोक रहे तो फिर मैं अभी यहाँ पर से चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद जो फर्स्ट यंग मास्टर है वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त वो जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हें कम से कम एक सबक तो देना ही चाहिए। और इसके अलावा छोटे भाई, तुम ये बात जरूर याद रखना, तुम्हारी ये जो जबान है वो इतने तेजी के साथ इसीलिए चल पाती है क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो। और ये सब कहते हुए जो फर्स्ट यंग मास्टर किसी तरह की चीज हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर डाल देते, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर कुछ समय के लिए पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर कुछ डाल देने के बाद जो फर्स्ट यंग मास्टर वहां से निकलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते कि अगर तुम जिंदा रहे तो बाद में मिलेंगे। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि क्या फर्स्ट यंग मास्टर ने किसी तरह का हिडन वेपन का इस्तेमाल किया है। नहीं, उसने किसी भी तरह के हिडन वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। एक इंटरनल क्रशिंग टेक्निक है जिसमें कि कोई भी पर्सन अपने अपोनेंट के बॉडी के अंदर एनर्जी को डाल सकता है, जो कि समय के साथ जो मसल्स होते हैं उन्हें तोड़ देता और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें फाड़ देता और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें पूरी तरह से घुमा देता है। अगर साफ साफ कहो तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो इंटरनल एनर्जी है वो अपोनेंट के बॉडी के अंदर डाल देंगे तो जो इंटरनल एनर्जी है वो अपोनेंट को अंदर से पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। हालांकि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मेरे पास सोलर हट है जिसके मदद से मैं जो फर्स्ट यंग मास्टर की इंटरनल एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर घुसी उस इंटरनल एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल वैसे ही करता है, वो अपनी सोलर हट का इस्तेमाल करते हुए जो यंग मास्टर की एनर्जी पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर जो कोर्ट फिजिशियन है वो कहता है कि जो ब्लैक डार्कनेस लॉर्ड था उनका जो ग्रैंडसन है वो इतना ज्यादा नैरो माइंडेड होगा, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर फिजिशियन से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लैक डार्कनेस लॉर्ड था वो भी नैरो माइंडेड था, लेकिन मेरे पास एक अच्छे मास्टर होने की वजह से जो सारी चीजें वो काफी आसानी से निपट गई। जिस बात को सुनने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने यहाँ पर हंगामा इसीलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर कोर्ट फिजिशियन से कहता है कि मैं अभी भी एक पेशेंट हूँ जिसके वजह से मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। फिर जो फिजिशियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हारे नाम के बारे में क्या क्या सच में तुम्हारी मासूम ने तुम्हें ये नाम दिया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कोर्ट फिजिशियन को कोई भी रिप्लाई ना देते हुए अपने मन में कहता है कि अच्छा रहेगा कि वो इसी गलत फहमी में रहे। फिर जो कोर्ट फिजिशियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चलो दूसरों को ये बताते हैं कि तुमने अपनी मेमोरी को खो दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट यंग मास्टर वो भी ऐसा ही सोचते हैं, हालांकि मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि सच में तुमने अपनी याददाश्त खोई या नहीं। इतना कहने के बाद जो कोर्ट फिजिशियन है वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि चेहरे पर एक मुस्कान लिए वहीं पर ही बैठा होता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ट्रेनिंग अरेना में ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करते हुए कहता है कि मुझे ट्रेनिंग करते हुए 5 दिन गुजर चुके। जो फिजिशियन है उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मेरे अंदर जो सोलर हट
हट की सोलर पावर है उसका पूरी तरह से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और एक बार जब मैं लाइफ और डेथ स्ट्राइक को मास्टर कर लूँ तो मैं इनकार्नेट फ्लेम डांस की भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वहीं पर इनकार्नेट फ्लेम डांस करना शुरू कर देता है। वो वहां पर फ्लेम डांस कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर भी आ जाते हैं, जो कि वहां पर विसल बजाते हुए एक धुन को तैयार कर रहे होते हैं। अपने मास्टर को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने सबसे पहले जो इनकार्नेट फ्लेम डांस किया था वो मेरे मास्टर के विसल के आवाज के ऊपर किया था और यही मेरी जिंदगी और मेरी स्ट्रेंथ है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने सोलर हट को भी एक्टिवेट कर लेता और कहता है कि मैं अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सोलर हट की भी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो इनकार्नेट डांस है वो करना शुरू कर देता है। और इसी तरह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सोलर हट के पावर को और अपने जो इनकार्नेट डांस है उसे एंजॉय कर रहा होता है कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि एंजॉय करते हुए मैं एक चीज के बारे में भूल चुका हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने डांस को बंद करते हुए कहता है कि मैंने मेरे इनकार्नेट फ्लेम डांस के अंदर काफी ज्यादा पुराने मार्शल आर्ट की थोड़ी सी चीजों को देखा है। मुझे रिवेंज तो लेना है लेकिन मुझे मेरे पैरों के ऊपर खड़ा होना होगा, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा मार्शल आर्ट ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। और बाद में मैं मेरे सोलर हट के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर जो सन एंड मून डिवाइन कोर है उसे भी पा लूंगा। और वो सब हो जाने के बाद मैं इस जिंदगी में दो सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक के ऊपर महारत हासिल करूंगा, जो कि मैं पिछली जिंदगी में कर नहीं पाया था। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी पीछे से कोई आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुमने अभी अभी जो कुछ भी दिखाया था वो कोई ऑर्डिनरी चीजें नहीं थी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि नहीं, ये तो बस सिंपल सा डांस था। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या फिजिशियन अंदर है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि नहीं, फिजिशियन अभी बाहर चले गए है। फिर जो आदमी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अभी अभी तुमने जो कुछ भी किया था क्या वो फिजिशियन ने तुम्हें सिखाया था? तुमने बीच बीच में जो कदम उठाए वो काफी ज्यादा बेहतर थे, हालांकि वो सारी की सारी सिर्फ खाली मूवमेंट्स थी जिन्हें की इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे पास किसी भी तरह की कोर टेक्निक नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि उसके जो सेंसेस है वो काफी ज्यादा शार्प है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा जल्दी पता लगा लिया कि जो इनकार्नेट फ्लेम डांस है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। फिर वो जो आदमी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि नहीं, आप मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हो। जिस बात को सुनने के बाद वो जो आदमी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं सोलर डिवाइन पैलेस का लॉ मास्टर हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लॉ मास्टर से कहता है कि मेरा नाम हॉयून है। जिस नाम को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो जोर से हंसते हुए कहता है कि मार्शल गॉड का नाम एक काफी ज्यादा अच्छा है। क्या तुम्हारी माँ सोआ ने तुम्हें यह नाम दिया है? लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो लाइफ और डेथ है वो तुम्हारे हाथों में है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि क्या मैं इसे अपने अलाई के तौर पर कंसीडर कर सकता हूँ या नहीं। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लॉ मास्टर से कहता है कि क्या मेरे नाम में कोई प्रॉब्लम है। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर एक स्टांस लेते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चलो एक मार्शल आर्ट मैच हो जाए जिसके के अंदर मैं अपनी इंटरनल एनर्जी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मैं बस अपने एक ही हाथ के साथ तुम्हारे साथ लड़ूंगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। उससे कहता है कि हालांकि मैंने अभी भी जो डांस दिखाया तो काफी ज्यादा सिंपल डांस था। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चाहे वो डांस हो या फिर मार्शल आर्ट हो, जब भी तुम किसी और को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हो तो वो तुम्हारा एक्सीलेंट वेपन बन जाता है। मुझे चौथे यंग मास्टर को जिसके के पास कुछ भी नहीं, कम से कम उन्हें एक शील्ड तो देनी ही चाहिए, क्योंकि आज रात के बाद आपको सबसे पहले जिंदा रहना होगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और जो लॉ मास्टर है वो क्या कहना चाहते हो समझ नहीं पाता कि तभी जो लॉ मास्टर काफी तेजी के साथ आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर नीचे झुकते हुए उसके हमले से बच जाता है, जिसे देखने के बाद जो लॉ मास्टर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लॉ मास्टर के हमले से बच जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ लॉ मास्टर के ऊपर ही हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है जी, लेकिन जो लॉ मास्टर है वो छलांग लगाते हुए पीछे हटते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के हमले से बच जाते हैं।
पीछे हट जाने के बाद जो लॉ मास्टर वो अपने मन में कहते हैं कि उसके अंदर इंटरनल एनर्जी का थोड़ा सा भी ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सॉलिड चीज मुझे भेज रही है। और इसके अलावा मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी इंटरनल एनर्जी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उसके हमले से बचने के लिए मैंने मेरे इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। इतना सोचने के बाद जो लॉ मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पहली बार में मैं हार चुका हूँ, क्या आप वही चौथे यंग मास्टर जिसको कि मैं जानता था। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लॉ मास्टर से कहता है कि मैंने इस टेक्निक को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से सीखा है। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे दूसरी बार भी इसे ट्राई करना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी समझ नहीं पाता कि तभी जो लॉ मास्टर काफी तेजी के साथ अपने इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता, और साथ ही में जो लॉ मास्टर अपने हाथों में दो हिडन वेपन्स का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लॉ मास्टर के हर एक हमले से बचते हुए अपने सोलर हट को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके अंदर से जो सोलर हट की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। सोलर हट को एक्टिवेट कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हवा में छलांग लगाते हुए ऊपर से ही जो लॉ मास्टर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, जिस चीज को देखने के बाद जो लॉ मास्टर वो कहता है कि सारे पुराने ट्रिक्स है जो कि मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतना कहने के बाद जो लॉ मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर को हवा में मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि ये चीज मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा सॉफ्टली हवा में स्विंग करते हुए नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाने के बाद वो अपने किक से लॉ मास्टर के ऊपर हमला कर देता। और हमारे मेन कैरेक्टर की किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किक की वजह से जो लॉ मास्टर नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ जाने के बाद जो लॉ मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते कि फोर्थ यंग मास्टर काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, क्या तुम इसे डांस कहते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहते हैं कि हाँ एक डांस है। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते कि मैं तो तुम्हें एक शील्ड देना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे हाथों में पहले से एक तेज हथियार होगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लॉ मास्टर से कहता है कि आप तो मेरे चापलूसी कर रहे, अगर आपने अपनी इंटरनल एनर्जी और अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया होता तो अब तक मैं मारा जा चुका होता। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते कि समय के साथ जो इंटरनल एनर्जी उसे बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, बस मुश्किल ये बात होती है कि हम अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करें। लेकिन फोर्थ यंग मास्टर आपने पहले ही जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है उसे काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि लेकिन टाइम ही तो सबसे बड़ा इश्यू है। फिर जो लॉ मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि लेकिन आपने आखिर ये डांस कहाँ पर से सीखा। लेकिन तभी पीछे से जो फिजिशियन है वो आते हुए लॉ मास्टर से कहते कि उसने अपनी मेमोरी खो दी है, लेकिन उसे वो डांस काफी ज्यादा अच्छी तरीके से याद है, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ बातें उसे याद आ जाती है। और फिजिशियन को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहते हैं कि अच्छी बात है कि जो मास्टर है वो सही समय पर यहाँ पर आए हैं। और फिजिशियन को वहां पर देखने के बाद जो लॉ मास्टर है वो फिजिशियन से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी जीप इतने ज्यादा तेजी के साथ कब से चलने लगी। फिर जो फिजिशियन है वो लॉ मास्टर से कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि जो लॉ मास्टर है वो इतना ज्यादा क्यूरियस होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर फिजिशियन से कहते हैं कि मैं तो पहले स्लॉट का ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर करने के लिए आया हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो फिजिशियन है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर जो लॉ मास्टर अपने पास से वही ऑर्डर बाहर निकलते हुए कहते हैं कि पहले स्लॉट का ऑर्डर है जो कि फोर्थ यंग मास्टर के लिए है, इसीलिए जो फोर्थ यंग मास्टर उन्हें अपने घुटनों पर आना होगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता और अपने मन में कहता है कि मैंने मेरे पिछली जिंदगी में मेरे सामने एम्पायर भी क्यों ना खड़ा हो, फिर भी मैंने अपने घुटने नहीं टेके, लेकिन इस जिंदगी में मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, और साथ ही में मैं सोलर पैलेस का फोर्थ यंग मास्टर हूँ, जिसके वजह से अगर मुझे किसी ने घुटने टेकने के लिए कहा होगा तो मुझे घुटने टेकने ही होंगे। फिर जो लॉ मास्टर उस ऑर्डर को पढ़ने लगता है, जिसके के अंदर जो पैलेस लॉर्ड है उसने कहा होता है कि जो फोर्थ यंग मास्टर है अपनी कंडीशन में काफी ज्यादा तेजी के साथ इंप्रूव कर रहे हैं, जिसके वजह से तुम्हें आज से ही जो 7 नाइट पवेलियन है उसमें वापस आना होगा। कल तुम्हारे जो नाम रखने वाली सेरेमनी है उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर होना होगा। नाम रखने वाली सेरेमनी के बारे में जानने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि इसका ये मतलब है कि मेरा अभी तक ऑफिशियली कोई भी नाम नहीं है, जिसके वजह से जब भी मैं मेरा नाम बताता तब ये लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते थे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरा जो नाम है वो हाविन हमेशा रहेगा। फिर जो फिजिशियन है वो लॉ मास्टर से कहते कि मैंने तुमसे कहा ना इसकी जो मेमोरी
है वो चली जा चुकी है, तो फिर आखिर तुम इस तरह का टेस्ट क्यों ले रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर फिजिशियन से कहते हैं कि इस तरह की तो चीजें मैं करता रहता हूँ। उन दोनों की इस तरह की बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर फिजिशियन से कहता है कि तो फिर मुझे और क्या करना चाहिए था, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जो कि एक डिमोन कल्ट के ब्रांच है, क्या मुझे यहाँ पर किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करना था। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि फॉर द मास्टर, जब भी पैलेस लॉर्ड की तरफ से तुम्हें कोई ऑर्डर मिले तो सोलर पैलेस के लोगों को काफी ज्यादा ओबीडेंट दिखाने के लिए आपको ये कहना होगा कि सब कुछ सोलर के लॉ के हिसाब से है। जिस चीज को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को उस असेसिन की बात याद आने लगती है, जहाँ पर वो असेसिन भी यही कह रहा होता है। जिस बात को याद करने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि जो असेसिन मुझे मारने के लिए आया तो वो असेसिन भी यही कह रहा था। क्या इसका ये मतलब है कि जो पैलेस लॉर्ड है उन्होंने वो असेसिन मुझे मारने के लिए भेजा था। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि सब कुछ सन के लॉ के हिसाब से होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर है उस ऑर्डर को हमारे मेन कैरेक्टर को देते हुए उससे कहता है कि चाहे तुम्हारे पास यादें हो या ना हो, लेकिन फोर्थ यंग मास्टर के जो जिंदगी हो हमेशा ही अलग रही है। लेकिन बताइए, अगर आपके पास ताकत है तो आपकी जो जिंदगी है वो बदल जाएगी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लॉ मास्टर से कहता है कि क्या आपको इस चीजों के ऊपर डाउट नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर किसके ऊपर डाउट, क्या तुम अचानक से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए उसके ऊपर। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि नहीं, सबके ऊपर। जिस बात को सुनने के बाद जो लॉ मास्टर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम सोआ के और जो पैलेस लॉर्ड है उनके बच्चे हो। लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले वो वहां से जाने लगता है। जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि बस मैं अभी के समय के लिए तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, अब हम बाद में मिलेंगे। इतना कहने के बाद जो लॉ मास्टर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से जो फिजिशियन है उन्हें आवाज लगाते हुए वो दोनों आपस में कुछ बातचीत करने लगते हैं, जो कि हमें नहीं बताया जाता। और हमारा मेन कैरेक्टर उनसे काफी ज्यादा दूर होने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर भी उनकी बातें नहीं सुन पाता। जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि अभी मेरे करंट बॉडी उसके हिसाब से जो साउंड ट्रांसमिशन है उसके ऊपर भी मैं ध्यान नहीं दे सकता। वो क्या कह रहे वो सुन नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बर्थ के बारे में कुछ सीक्रेट है। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर उस जगह पर पहुंच चुका होता है जिस जगह पर जाने के लिए जो पैलेस लॉर्ड है उन्होंने कहा होता है। उस जगह पर आ जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो जगह जो होती है वो पूरी तरह से खंडर हो चुकी होती है। लेकिन तभी अंदर कोई तो बैठा होता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम वहीं पर ही खड़े रहने वाले हो, क्या तुम अंदर नहीं आने वाले हो। हमें वहां पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरा नाम जी चियोन युक है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है कि जो फिजिशियन है उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो मेमोरी है वो खो चुकी है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस आदमी से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम सारी चीजों के बारे में काफी ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हो। जिस बात को सुनने के बाद जो आदमी गुस्सा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम काफी ज्यादा दिलचस्प हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक मैसेज को देने के लिए आया हूँ। फिर वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि फॉर द मास्टर, जिसका कि नाम नहीं है, आज वो मेरे हाथों से मरने वाला है। जमीन पर रेंगने वाले गंदे कीड़े की तरह जीने से बेहतर है कि आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। उस आदमी का नाम सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि तो मेरा सेकंड भाई है, जिसके के बारे में मुझे मास्टर ने बताया था कि काफी बड़ा कमीना है। लेकिन वैसे भी इसने मुझे जो कुछ भी कहा है उसका सिर्फ एक ही जवाब है, मरो या फिर मारो। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी सेकंड ब्रदर के साथ लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो सेकंड ब्रदर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ लड़ने वाले हो। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि अपना मुंह चलाना बंद करो, जल्दी से मेरे पास आओ। इस बात को सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जल्दी से अपने शॉट को सामने करते हुए उसे कहता है कि जिंदगी में पहली बार मैं तुमसे मिल रहा हूँ, और मरने से पहले जो कोई भी स्ट्रगल करता है वो मुझे दिखने में काफी ज्यादा गंदा लगता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सेकंड यंग मास्टर से कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपना मुंह कुछ ज्यादा ही चलाते हो। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि एक पागल कुत्ते को मारना ही उसका सबसे बड़ा इलाज होता है।